कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशंस में। इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3, you get 7/12. What is the number? मतलब क्या बोला जा रहा है कि कोई एक नंबर है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/2 से, उसके बाद ऐड 2/3। तो ये जो नंबर आता है उसमें 2/3 को ऐड कर देना है, तो जो रिजल्ट आता है वह क्या होता है, 7/12। क्वेश्चन में यही कहा गया है, कोई एक नंबर को मान लेना है। कुछ एक नंबर आपने माना, मान लीजिए 1 मान लिया मैंने यहाँ पे 1, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस 2/3 करना है, तो आंसर जो भी आएगा वह क्या नंबर है जिसको मानने से आंसर 7/2 आएगा। ये ओरिजिनल नंबर क्या लेंगे जिससे हमारा आंसर 7/12 आएगा। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बना लेनी है। इसके लिए इक्वेशन बनाना अब तो आ ही गया है हमें। x इंटू 5/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 7/12। अब इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यह समझ में आना चाहिए। तो सिर्फ x चाहिए, तो 2/3 को पहले राइट साइड में भेज देना है। तो यहाँ पे प्लस है, राइट साइड में जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा। x इंटू 5/2 इज इक्वल टू 7/12 पहले से था, माइनस 2/3। तब ये क्या आ जाएगा राइट साइड में, एलसीएम हमारा 12 और 3 का 12 हो जाएगा। 7 माइनस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू माइनस 1/12। तब हमारा पास इक्वेशन क्या बच गया है, 5x/2 इज इक्वल टू माइनस 1/12। ठीक है। अब जब इस 2 को हम लोग राइट साइड में लाते हैं तो यह न्यूमरेटर में चला जाएगा, और इस 5 को राइट साइड में लाएंगे तो यह डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 5 जब इधर आएगा तो ये 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, हमारा x का वैल्यू, दोनों एक साथ में कर दूँ ना, इस बार एक एक करने की तो ज़रूरत नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है कि हमारे पास राइट साइड में जो माइनस 1/12 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 नीचे था तो हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर था तो 5 नीचे आ जाएगा। 12 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1/30। ऐसा आंसर आता है इसमें, -1/30। ठीक है। तो अब हम लोग इसको फिर से चेक कर सकते हैं कि सही हुआ या नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया था, जो नंबर है उसमें सबसे पहले 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा -1/30 जो है, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, 5 से 30 कटेगा, 6 आएगा, हमारा -1/12 आ गया। अब जो आंसर आया उसमें हमें 2/3 ऐड करना है। एलसीएम हमारा 12 ही रह जाएगा, -1 प्लस 4 2 जा 8, 8 - 1 7/12। तो जो पूछा गया हमारा आंसर आ गया, 7/12 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ। इक्वेशन ऐसे ही फॉर्म करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलजेब्रा में ऐसा इक्वेशन को बनाना है। इक्वेशन अगर बन गया तब तो कुछ भी करके और सॉल्यूशन ला सकते हैं, लेकिन इक्वेशन ही अगर बनाने में गलत हो गया तब क्या करेंगे, तब तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर इसी में पहले 5/2 से मल्टीप्लाई नहीं करता, अगर पहले मैं 2/3 माइनस कर देता और फिर 5/2 से मल्टीप्लाई करता, तो इक्वेशन हमारा बदल गया है। इक्वेशन हमारा बदल गया है। तो जो क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल उसी तरह से इक्वेशन फ्रेम करना है। गलती कहीं भी हो सकती है इसी में, लेकिन ध्यान दे करके जब इक्वेशन बनाएंगे तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। ठीक है ना। ठीक है,
यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर डिफर बाय 3। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड and the resulting number is added to the original number, we get 143. What can be the original number? इस टाइप के क्वेश्चन एल्जेब्रा और रीजनिंग के बॉर्डर पे आते हैं, इसलिए एग्जामिनर को बहुत पसंद होते हैं। हर एक साल के गैप पे क्या, मे बी हर साल ही ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने मिल ही जाते हैं। एक सेट में नहीं आता है, मान लीजिए दूसरे सेट में मिल जाएगा। और फिर से वही बात है, अगर इक्वेशन हमारा सही बन गया तो आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमारे पास 2-digit नंबर है कोई और उसके डिजिट्स 3 से डिफर कर रहे हैं। मतलब हमारे पास यदि पहला डिजिट 1 मान लेते हैं तो दूसरा डिजिट क्या होगा, 1 - 3 तो हो नहीं सकता है, प्लस में ही आना चाहिए। तो 3 + 1 4 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों नंबर लेंगे तो हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे 14। अगर पहला डिजिट को 2 मान लेते हैं तो दूसरा डिजिट क्या होगा, 5। अच्छा, यहाँ पे 14 या 41 दो नंबर हो सकते हैं ना। 2-digit नंबर जब भी हम लोग बात करते हैं तो इन दोनों से 1 और 4 से 14 और 41 दो नंबर बन सकते हैं। उसी तरह 25 से क्या क्या बन सकते हैं, 25 और 52। और 52 वहीं अगर 3 5 ले ले तो भी 3 और 3 लेंगे तो दूसरा क्या आएगा, 6 आएगा। खैर, तो हमें अब हिट एंड ट्रायल में नहीं जाके इक्वेशन बनाना है पहले। तो अगर हम लोग पहला नंबर को x मान लेते हैं, पहले डिजिट को x मान लेते हैं, तो दूसरा डिजिट क्या हो सकता है, x + 3 भी हो सकता है, x - 3 भी हो सकता है ना। x + 3 भी हो सकता है, x - 3 भी हो सकता है दूसरा डिजिट। अगर पहला डिजिट 1 नहीं, अगर 5 मान लेते हैं हम लोग, तो दूसरा डिजिट हमारा क्या हो सकता था, 2 भी हो सकता था और 8 भी हो सकता था। इस चीज़ ध्यान में रखनी है, यह नहीं कि बनाते समय 5 + 3 कर दिया, 8 ले लिया, 2 को इग्नोर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हमारे पास 2 डिजिट हो सकते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं x + 3 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। x - 3 को अगर इग्नोर भी कर देते हैं अभी, तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे पास ये 5 और 8 आएगा। और उल्टा अगर x + 3 x - 3 अगर मानते तो हम लोग इग्नोर नहीं हुआ, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे x और x - 3 लेते, तब जब x होता 8 तो ये होता 5, होता ना। x और x - 3 लेते तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू 5 और 8 आएगी, और यहाँ x - 3 लेते तो 8 और 5 आ जाती। यही फ़र्क पड़ता, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है ना। अगर हम लोग x और x + 3 मान लेते दो डिजिट्स को, तो हमारा x का वैल्यू 5 होता तो दूसरा 8 होता, और x और x - 3 ले रहे हैं तो x जब 8 होगा तो x - 3 5 होगा। दोनों आंसर तो जॉइंट में वहीं आ गया ना, यहाँ भी नंबर वहीं होंगे 85 और 53 58, और यहाँ भी वहीं दोनों नंबर होंगे 85 और 58। तो कुछ भी मान सकते हैं, x और x + 3 मान सकते हैं, x और x - 3 भी मान सकते हैं। तो हम लोग x और x + 3 लेके चलते हैं, माइनस थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हमारे दो नंबर्स हैं x और x + 3। इस तरह से आपको हर तरह से सोच के चलना है कि कुछ मिस आउट नहीं हो जाए। क्वेश्चन में जो दिया गया है सब कुछ आना चाहिए, जो हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं उसमें हर चीज़ को कंसिडर कर लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो दो नंबर इन दोनों से बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। x है पहले दिया, अगर टेंस प्लेस हमारे पास दो जगह होती है, एक टेंस प्लेस होती है, एक वंस प्लेस होती है, याद है ना। तो हम लोग x को यहाँ और x + 3 को यहाँ रख सकते हैं, और x + 3 को यहाँ जब रख देंगे तो x को यहाँ रखना होगा। ये दो नंबर्स बन सकते हैं, और दोनों नंबर का एडिशन हमें 143 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम इस नंबर की, पहले नंबर की बात करेंगे, तो ये नंबर क्या होगा, x जब टेंस प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10x + x + 3, तब पहला नंबर मिलेगा। और जब दूसरे नंबर की बात करेंगे हम लोग, तो 10 से x + 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से x + 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस यूनिट्स प्लेस पे x, और इन सब का सम 143 हमें दिया हुआ है। ये इक्वेशन कैसे आया, समझ में आ रहा है ना।
ये इक्वेशन कैसे बना, इक्वेशन बन गया तब तो सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन बना कैसे, हमने x और x+3 दो नंबर्स को एज्यूम किया, मान लिया। तो दो नंबर्स जो हमारे पास बन सकते हैं, या तो x पहले स्थान पे आ सकता है या x+3 पहले स्थान पे आ सकता है। यदि पहले प्लेस पे x आया तो इधर x+3 आएगा, और यदि पहले प्लेस पे x+3 आया तो इधर x आएगा। जैसे अगर हमारे दो नंबर्स 1 और 4 होते तो 1 और 4 ऐसे होते, या 4 और 1 ऐसा होता। तो इसको हम लोग क्या 1 × 10+4 लिख सकते हैं ना। ये 1 जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, +4 = 14 आया। और यहाँ 4 × 10+1, ये 4 जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, +1 = 41। ऐसे ही ना आता है ये दोनों नंबर्स। अब जब यहाँ पे 4 और 1 की जगह पे x और x+3 है तो भी वही काम किया है, x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x+3 ऐड कर दिया, और यहाँ पे x+3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर x ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछोगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो 10x तो सिंप्लीफाइड है ही, 10x + x 11x + 3 प्लस 10x 10 × x 10x + 10 × 3 30 + x = 143। मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ कि कोई डाउट नहीं रहे किसी को भी, सबको समझ में आ जाए। अब हमारे पास x कहाँ है, यहाँ एक है, यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, तीन जगह x है। 11x + 10x 21x + x 22x प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 30 है, 33 = 143। अब इस 33 को राइट साइड में ले जाएंगे, 22x = 143 - 33 = 110। फिर अब 22 को राइट साइड में ले जाएंगे, 110 / 22 = 5। आगे हमारा x 5 आ गया, x + 3 कितना हो जाएगा 8। अब एक बार हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, x 5 आया, x + 3 8 आया, तो हमारा दो नंबर्स क्या होगा 85 और 58। इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 5 13, 1 कैरी, 9 + 5 14, 143 आ रहा है ना। तो हमारा ओरिजिनल नंबर अब क्या होगा 58 या 85। x हमारा 5 आया है तो 58 होगा पहला नंबर। ऐसा कोई गारंटी नहीं है 58 ही पहला नंबर होगा, 85 भी तो हो सकता है। पहला नंबर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है पहला नंबर। ऐसा नहीं है कि 58 ही होगा। क्यों होगा 58? अगर मैं यहाँ x और x - 3 मान लेता तो कुछ और आता ना, मेरा आंसर 8 आ जाता, तो 85 हो जाता है आंसर। बात समझना है, यहाँ पे एकदम ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम में जब ऑप्शंस आएंगे इस क्वेश्चन में, बहुत आराम से वो 85 58 दोनों दे देगा, फिर बोलेगा बोथ ऑफ दिस नन ऑफ दिस। तो बोथ ऑफ दिस होगा इसमें, एनी ऑफ दिस होगा, बोथ ऑफ दिस नहीं होगा। ये इतने से इंफॉर्मेशन से हम लोग इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पहला नंबर कौन सा था। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है ना। एलजेब्रा से जब सॉल्यूशन आता है तो इस तरह की सिचुएशन भी कभी कभी बनती है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, then one of the new numbers becomes twice the other number. What are the numbers? ध्यान देना, यह भी रीजनिंग टाइप का ही क्वेश्चन है और एलजेब्रा की मदद से बहुत आसानी से बन जाएगा। पर हमारे पास क्या दिया है, एक नंबर है और वह दूसरे नंबर से 5 गुना है, 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो मतलब हम लोग दूसरा नंबर जो है उसको अगर x मान लेते हैं तो पहला नंबर हम लोग का 5x हो जाएगा, है ना। x है, उससे 5 गुना दूसरा नंबर 5x है।
21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब इसमें भी 21 ऐड कर दिया और इसमें भी 21 ऐड कर दिया, दो हमारे पास फिर नए नंबर्स आ गए। वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द न्यू अदर न्यू नंबर, मतलब इस दोनों में से या तो इसका दोगुना यह है या इसका दोगुना यह है, कोई भी हो सकता है। या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, दोनों में कोई भी एक ऑप्शन सही होगा। दोनों एक साथ तो सच हो नहीं सकते हैं, कोई भी एक ही सही होगा। तब ऐसे में इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? किसी भी एक को मान के चलते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसको मल्टीप्लाई करने से वो मिल रहा है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो हमें क्या मिल रहा है अब इक्वेशन? x प्लस 21, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? 5x प्लस 21। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो क्या होगा? 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। फिर हमें x चाहिए सब एक तरफ, नंबर सारे दूसरे तरफ चाहिए, तो इस 21 को इधर ले आते हैं। 42 माइनस 21 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। क्या आया हमारे पास? 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 7। x जब 7 आ गया तो 5x कितना हो जाएगा? 35। तो दो नंबर्स हमारे पास 35 और 7 हो गए। अब चेक कर लिया जाए, 7 और 35 दोनों में 21 ऐड कर देना है। 7 प्लस 21 28, 35 प्लस 21 56, 28 इंटू 2 56 हो जाता है। तो हमारा आंसर सही आया है। यदि कभी भी डाउट हो जाए कि हमने जो किया है ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, वापस डाल के चेक कर लो। अगर ये सही आ रहा है तब सही है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। ठीक है ना? अब इधर से अगर चेक करना हो तो हम लोग करके देख सकते हैं। अगर हम लोग इसको इंटू 2 नहीं इसको इंटू 2 मान लेते तो क्या होता? हमारा आंसर 35 और 7 आ गया है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब जो हमने एक केस को इग्नोर किया था उसको भी करके देख लेते हैं। देख लेंगे तो पता चल जाएगा क्या है। इस बार क्या करना है? ये तो हमने पिछली बार किया था कि x प्लस 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इस बार क्या करेंगे? 5x प्लस 21 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया x प्लस 21, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया 10x प्लस 42 इज इक्वल टू x प्लस 21। यही होगा ना? x को इधर लाएंगे, 42 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 9x इज इक्वल टू 21 माइनस 42 माइनस 21। यह x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इस केस पे कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर पहले हम लोग इससे स्टार्ट किए होते तो हम लोग यहाँ अटक जाते, फिर हमें दूसरा करना होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ऐसा भी हो सकता है, दो में से किसी एक, हमारे पास दो केस थे, हम एक को लेके चले तो आंसर आ गया, दूसरे से अगर स्टार्ट कर देते तो हम लोग अटक जाते, आंसर नहीं आ पाता। क्योंकि हमें पहले ही दिया गया है यह पॉजिटिव नंबर है, और जब भी नंबर की बात करते हैं हम लोग नंबर जनरली पॉजिटिव ही मानते हैं। सिर्फ अब मैं तुमको ही बोल दूँ कोई नंबर सोचो तो -1 तो नहीं सोचोगे ना, +1 सोच सकते हो। ठीक है, ओके। There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, बहुत ही सकड़ा है ये, जो चौड़ाई है लंबाई इससे बहुत ज़्यादा है, और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 11:4 दिया हुआ है।
मतलब क्या है कि इसकी चौड़ाई यदि हम लोग 4x मानते हैं तो लंबाई हमारी 11x होगी। यही होगा ना, दोनों का रेशियो 11:4 होगा। ठीक है, अब इसके चारों बगल फेंस लगाना है पंचायत को, है ना, इस तरह से चारों बगल इसके फेंस लग जाएगा। बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर लगेगा, मैं बना नहीं पा रहा हूँ बाउंड्री के ऊपर, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलेंगे बिल्कुल। और ये फेंस लगाने की कीमत है 100 रुपये पर मीटर, 100 रुपये पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट इसका आ रहा है नगर पंचायत को 75,000 रुपीज़। लंबाई और चौड़ाई पता करनी है। ठीक है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ जो x के टर्म्स में पता है, इससे पेरीमीटर निकाल देंगे पहले। पेरीमीटर पे ही फेंस करना है, एरिया पे तो होगा नहीं फेंस। जब दीवार खड़ी करनी है तो चारों बगल ही खड़ी होगी, बीच एरिया के ऊपर तो होगी नहीं, ये ध्यान रखना है। कभी गलती से एरिया निकाल दोगे पेरीमीटर में तो गलत होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इजिकल टू, हमारा एल है 11x, बी है 4x, 2 इंटू 15x इज इक्वल टू 30x। ये हमारा पेरीमीटर है। और रेट क्या दिया हुआ है, 100 रुपये पर मीटर। मतलब जितनी दूर करना है उतने 100 रुपये करने हैं, देने पड़ेंगे। तो 30x हमारी लंबाई है इंटू 100 इज इक्वल टू 75,000। टोटल कॉस्ट इतना ही आ रहा है। अब ये 100 को हम लोग जब इधर लाते तो 100 नीचे आ जाता है ना, ध्यान देना। अब यहाँ पे समझ लो, शॉर्टकट में एक बता रहा हूँ। अब मैं जब 100 को इधर लाता तो ये नीचे आ जाता, 100 नीचे आता, फिर ये कैंसिल होता ना। तो मैं यहीं से सीधा करा दूँ तो क्या दिक्कत है, यहीं से कैंसिल करा दूँ अगर, तो इधर नहीं लाना पड़ेगा। उसी तरह से 30 भी नीचे आता, 30 भी जब नीचे आ जाता, 30 यहाँ पे आता, तो ये जीरो भी ऐसे कट जाता और 3 नीचे बचा रहता। तो मैं यहीं से डायरेक्ट कैंसिल क्यों ना करा दूँ सारे जीरोस को। समझ में आ रहा है। जो हमारा इक्वेशन है 30x इंटू 100 इज इक्वल टू 75,000। अब इधर का एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, इधर का दूसरा जीरो कैंसिल कर सकते हैं, इधर का तीसरा जीरो कैंसिल कर सकते हैं। अब जो इधर 3 बचा है इसको नीचे लाना होगा। मतलब हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 75/3 इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू जब 25 आ गई तो हमारी लंबाई थी 11x, जो कितनी हो जाएगी 275 मीटर, और चौड़ाई थी 4x, जो कितनी हो जाएगी 100 मीटर। समझ में आ गई बात। Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt materials cost him ₹50 per meter and trouser materials cost him 90 per meter. For every 3 meters of shirt material, he buys 2 meters of trouser materials. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हमारे पास 2 आइटम हैं, शर्ट और ट्राउजर। ठीक है, और हमें शर्ट का प्राइस दिया है ₹50 पर मीटर और ट्राउजर है ₹90 पर मीटर। हाँ भाई ठीक है। अब दिया 3 मीटर शर्ट जब लेता है वो, तो 2 मीटर ट्राउजर भी लेता है। मतलब ये जब 3 मीटर लेता है तो ये 2 मीटर लेता है ना, 3 मीटर 2 मीटर। तो ये अगर हम लोग मान लें टोटल कितना है, 3 मीटर तो टोटल है नहीं। अगर वो टोटल n यूनिफॉर्म बेचता है, n सेट बेचता है, तो 3n इसका कपड़ा लग जाएगा और इसका 2n लग जाएगा, यही ना। यहाँ पे 2n लग जाएगा। इसकी लंबाई जब 3n होगी तो इसकी लंबाई 2n हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है? ठीक है, तो एक पीस का हम लोग प्राइस अगर निकाल लें, एक शर्ट का प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ वन शर्ट कितना होगा? 50 गुना 3, 150 रुपये। अब इस पे उसने प्रॉफिट कमाना है 12%, है ना? तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 150 गुना 1.12, 12% उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो ये कितना आ जाएगा? 168 रुपीज़ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एक शर्ट का दाम हमने 168 रुपीज़ निकाल दिया। उसी तरह कॉस्ट ऑफ वन ट्राउजर 90 इंटू 2 इज इक्वल टू 180, और फिर सेलिंग प्राइस इसका निकाल दें। इस पे प्रॉफिट उसकी है 10%, ट्राउजर पे उसको 10% प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 180 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 198, यही आएगा। तो टोटल कॉस्ट एक सेट का, सेलिंग प्राइस शर्ट का था 168 प्लस ट्राउजर का है 198, दोनों मिलकर के कितने आ गए? 366 रुपीज़ पर सेट। एक सेट का दाम यह निकल गया हम लोग का। अब अगर उसने n सेट बेचा है तो उसका प्राइस कितना होगा? n इंटू 366 इज इक्वल टू कितना दिया हमें? 36600। ठीक है, n हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 36600 बाई 366, दैट इज इक्वल टू 100। 100 पीस उसने बेचा है। तो ट्राउजर कितने खरीदा? ट्राउजर का मटेरियल कितना खरीदा उसने? 2n। ट्राउजर का मटेरियल ही पूछा गया है, ये 2n है यहाँ पे। 2n इज इक्वल टू 200 मीटर। ट्राउजर मटेरियल उसने 200 मीटर खरीदा। समझ में आ रहा है? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा है? क्वेश्चन लंबा हो गया लेकिन है तो सिंपल।